नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो जो है अब आप लोगों का जो है तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा और तैयारी का आप लोग कंटिन्यू कर दीजिए। और हम भी जो है आपको बहुत सारा कोर्स जो क्रैश कोर्स आप लोगों को जो निःशुल्क दिया जा रहा है 10वीं क्लास के विद्यार्थी के लिए 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका बहुत सारा चैप्टर्स जो सामाजिक विज्ञान का है या गणित का है या साइंस विज्ञान का है, ये सब बहुत सारे चैप्टर्स आपको दे दिए गए हैं। तो उसी में जो है हम भी आपको क्या है तो सब्जेक्ट सारा का सारा चैप्टर ख़त्म करने ही वाले हैं। अब टाइम से आपका जो क्रैश कोर्स है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब हम आपको जो है शुरू से ही आप देख पा रहे हैं जो आपको छोटे छोटे मतलब शॉर्ट नोट्स, ऐसे नोट्स जिसमें मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बहुत कम में लिखी हुई हो, ऐसा नोट्स जो एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में आपको आसान हो, जिसके अभाव में बच्चे जो है एग्ज़ाम ज़्यादातर ख़राब कर लेते हैं, वैसे नोट्स हम आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं। शॉर्ट नोट्स जो जिसको आप रिवाइज़ करके जाइएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला पाइएगा। ये नोट्स, इस तरह के नोट्स बच्चे बना करके नहीं रखते हैं जिसके कारण उनका एग्ज़ाम में रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं और बहुत सारा उस एग्ज़ाम के टाइम में 2-4 दिन में रिवाइज़ अगर आप नहीं करिएगा तो आप भूल जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम चलता है 5 दिनों तक, 6 दिनों तक। तो आप जो आगे का कर रहे हैं और मान लीजिए 5वें दिन साइंस का है, तो साइंस आप रिवाइज तो कर नहीं रहे हैं 5 दिनों से, तो वो सारा का सारा आप उस बीच में क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और आपके पास शॉर्ट नोट्स, इस तरह का नोट्स भी नहीं है कि जो उसको आप तुरंत रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मोटा नोट्स है या आपने बनाया नहीं है उतना बड़ा नोट्स, डीपीपी में ही है, पीडीएफ में ही पड़ा हुआ है। तो वो उसके अभाव में क्या करते हैं आप लोग जो है रिवाइज नहीं करते हैं, तो एग्ज़ाम गड़बड़ जाता है। तो हम भी आपको इस तरह के छोटे छोटे नोट्स के द्वारा, जिसमें सारा का सारा कंटेंट जो है बना करके दिया जा रहा है, जो 5 से 10 मिनट के अंदर में सारा कंटेंट आप सारा चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। तो पिछले चैप्टर हम लोगों ने आपको पिछले चैप्टर में हम लोगों ने आपको 8वां चैप्टर दिया था, वहाँ पे गलती से 7वां लिखा गया था। 8वां चैप्टर था आपका अनुवांशिकता। अनुवांशिकता के बाद भौतिकी का आपका अगला चैप्टर है, भौतिकी का चैप्टर आ गया, वो आपका बायोलॉजी का था। अब भौतिकी का आपका आ गया, भौतिकी में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और आपका देखिए हमने जो नोट्स बनाया है उसमें इतने में पूरे थ्योरी को आपको क्या कर दिया है, सबमिट करके रख दिया है। बस आपको इसको क्या करना है, एक पेज में, मतलब कि एक पेज यानी एक पेज सीधे और पीछे वाले पेज में 2 पेज यानी एक पन्ना में क्या हो जाएगा आपका, ये सारा का सारा नोट्स लिखा जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पन्ना में, मतलब 2 पेज में, एक आगे और एक पीछे में ये सारा नोट्स लिखा जाएगा। और आप इसको अगर रिवाइज करिएगा तो जितने कंटेंट आने वाले हैं एग्जामिनेशंस में वो 5 मिनट के अंदर में रिवाइज हो जाएगा। उस तरह से ही हम बना रहे हैं और आप लोगों को समझाते जा रहे हैं। तो चलिए अगला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसको आप क्या करिएगा, जरूर से जरूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 टॉपिक है आपके पास, एक है परावर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन, इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, और दूसरा है अपवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो अभी इंग्लिश से आपको लेना देना नहीं है, आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो इंग्लिश से ज़्यादा आप वो मतलब कि डरने की जरूरत नहीं है, जब आप इंग्लिश में जाएंगे तो वहाँ समझ जाएंगे। तो पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। परावर्तन का मतलब है किसी चीज़ का किसी सतह से जाना और टकरा करके चला आना, परावर्तन, परावर्तित कर दिया। तो यहाँ परावर्तन किसका हो रहा है, प्रकाश का। प्रकाश किसी सतह से जाएगा और टकरा के वापस आ जाएगा। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, जब प्रकाश किसी उच्च पॉलिश की हुई सतह से टकराकर, जैसे दर्पण, दर्पण क्या होता है, उच्च पॉलिश की हुई, एकदम वहां से जो भी लाइट जाएगा सारा का सारा टकरा करके आ जाएगा। अगर कोई पॉलिश किया हुआ नहीं है, खुरदुरा दीवार है मान लीजिए, तो वहां से तो लाइट जाएगा लेकिन उतना टकरा करके वापस नहीं आएगा जितना कि पॉलिश वाले सतह पर जो है टकरा करके आता है। वहां पर जाएगा तो 40% टकरा करके इधर हमारी तरफ आएगा, और पॉलिश किया हुआ जो होगा उसमें 99% तक टकरा करके हमारे पास आ जाएगा। तो उच्च पॉलिश की हुई दर्पण, जैसे कि दर्पण से टकरा करके उसी माध्यम में लौट आता है, उसे परावर्तन कहते हैं। ये भी ध्यान दीजिए, उसी माध्यम में, माध्यम नहीं बदलता है, उसी माध्यम में लौट करके चला जाता है। अब परावर्तन, अपवर्तन में क्या होता है, उस माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है, अपवर्तित हो जाता है। तो परावर्तन में उसी माध्यम में टकरा करके लौटाना परावर्तन कहलाता है। ये आपका डेफिनेशन हो गया, एक छोटा सा डेफिनेशन। अगर पूछे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तो आप बता सकते हैं। आपसे ज़्यादा पूछता है कि परावर्तन के नियम को बताइए, तो अगला टॉपिक है कि परावर्तन के क्या नियम है, परावर्तन के क्या नियम है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे हमने फिगर उगर नहीं बनाया है, इस तरह का जो फिगर बनाया जाता है यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। इस तरह का जो फिगर बनाया जाता है कि यहाँ पे ये है, ये मतलब कि आपतित किरण हुआ, ये वाला आपतित किरण, तो आपतित एंगल I, ये परावर्तित किरण हुआ तो इसका परावर्तन कोण R, परावर्तन कोण जो है R। तो इस तरह से हमने नहीं बनाया, इस बात को आप जानते होंगे। डायरेक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया है कि आपतन कोण यानी ये I और जो है परावर्तन कोण R के बराबर होता है। हमेशा आपतन कोण
परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई बराबर होगा एंगल आर, कोण आई बराबर होगा कोण आर, हमेशा। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब क्या है, ये तीनों का तीनों एक ही तल में होता है। एक ही तल में होने का मतलब क्या है कि एक सिंगल पेपर को देख लीजिए। जैसे यहाँ पर हम पेपर ले लेते हैं, ये मान लीजिए सिंगल पेपर है आपके पास, तो ये क्या है, एक ही तल में होगा। अगर आपतित किरण यहाँ से आएगा और परावर्तित होगा और ये अविलंब है आपका, ये एक ही तल में होगा। यहाँ पर देखिए, मतलब एक तल में होने का मतलब ये है कि यहाँ पर, फिर दूसरा एग्जाम्पल से आप इसको समझिए। एक तल में होने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए, जैसे ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये दोनों क्या हैं, एक ही तल में है, हाथ के एक ही तल में है। अगर आपतित किरण ऐसे आता और परावर्तित किरण ऐसे इधर चला जाता, हमारी तरफ आ जाता, तो ये तल क्या हो गया, बदल गया। ये इस तल से इस तल में आ गया, यानी वो तल बदल गया। तल नहीं बदलेगा, आपतित किरण का जो तल होगा, जिस प्लेन में आएगा, वो जिस सतह से आएगा, जिस तरह से आएगा, उसी प्लेन में वो लौट जाएगा, यानी एक ही प्लेन में रहेगा। ना ये इधर जाएगा, ना आपकी तरफ जाएगा, ना हमारी तरफ आएगा। वो जैसे आया, जिसके साथ आया है, वैसे ही चला जाएगा। और वो जो नॉर्मल यहाँ पर हम खींचते हैं, उसका जो एंगल बना हुआ है, एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों क्या होंगे, आपस में नॉर्मल के साथ बराबर बनाएंगे हमेशा। और तल कभी नहीं बदलेगा। तल बदलने का मतलब, मान लीजिए यहाँ से आया, टकरा करके आपकी तरफ ऐसे भाग जाए या हमारी तरफ ऐसे भाग जाए, नहीं भागेगा। वो हमेशा ऐसे ही भागेगा, उसी के तल में भागेगा। और एंगल आई जो होगा, एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। ये दो नियम हैं। तो एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। और दूसरा नियम कि तीनों के तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, प्लेन बदलेगा नहीं। तो आप जो है परावर्तन के नियम को समझ गए। ये है दो परावर्तन के नियम, यही आपसे पूछा जाता है। आप इस तस्वीर को भी, इस फिगर को भी वहाँ बना सकते हैं, जो आपके हर नोट्स में होगा, किताब में होगा। हमको यहाँ पे शॉर्ट्स में बनाना है, तो हम ज़्यादातर चीज़ों को जो आपको पता है वो हम नहीं लिखते हैं, जो जरूरी है उसी को लिखते हैं। अगला है दर्पण। आप देखिए यहाँ पर हमने समतल दर्पण के बारे में नहीं लिखा। हमने कहा कि समतल दर्पण के बारे में पता होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है समतल दर्पण के बारे में। तो पहले हम गोलीय दर्पण से ही पढ़ा रहे हैं। अगर आप समतल दर्पण को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से हम पढ़ा दे रहे हैं समतल दर्पण को, या लास्ट में आकर के यहाँ पे पढ़ा देंगे हम आपको। समतल, दो तरह के दर्पण होते हैं, एक समतल दर्पण, एक प्लेन मिरर जिसमें आप मुंह देखते हैं, वो समतल दर्पण हुआ। और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब वो गोल होगा थोड़ा सा। गोल में क्या होता है, दो तरह के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उसको पढ़ेंगे। तो हम गोलीय दर्पण से शुरू कर रहे हैं। उसमें पहला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब क्या है कि वक्र पृष्ठ इसका जो होगा ना, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होगा। परावर्तक पृष्ठ का मतलब, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस बात को देखिए, ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि यहाँ पर मुंह देखने वाला होता है, ये ऐसे धंसा हुआ होगा परावर्तक, इधर से पॉलिश किया हुआ रहता है। ये बात आप जानते होंगे, इधर से पॉलिश किया हुआ रहता है, इधर से मुंह देखने वाला रहता है। तो इधर से पॉलिश कर दिए तो इधर से आप मुंह देखिएगा, तो परावर्तक सतह जहां से लाइट टकरा करके वापस जाती है, वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। वही लिखा है कि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। यह समांतर किरणों को एक बिंदु फोकस पर एकत्रित करती है। यानी आप दर्पण का सब पढ़े हैं कि ये अक्ष होता है, मुख्य अक्ष, और अगर इससे समानांतर किरण आएगा तो वो क्या करेगा, फोकस पे जाकर के काटेगा। हमने यहाँ पर दिखाया है कि समानांतर किरण आता है तो वो फोकस पे जाकर के समतल दर्पण में क्या करता है, ये अवतल दर्पण है, ये आपका ये अवतल दर्पण है, तो फोकस पे आकर के क्या करता है, एकत्रित करता है। इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी का मतलब एकत्रित कर देना, और एक होता है अपसारी। अपसारी का मतलब फैला देना। दो रे आ रहा है, दो किरण आ रहा है, तो उसको क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, मतलब एक जगह एकत्रित कर देगा। इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्ज करना, तो उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। इसीलिए ये क्या कर देता है, तो एकत्रित कर देता है। अगर यहाँ से लाइट आया तो यहाँ पर एकत्रित कर देगा, इधर से आएगा तो इधर एकत्रित कर देगा। जो मतलब अगर समतल दर्पण के क्या, अवतल दर्पण के समानांतर किरण आया, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा, तो उसको फोकस पे ले जाकर के वो क्या कर देगा, काट देगा, यानी एकत्रित कर देगा एक जगह पर। इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी ये एकत्रित करता है। और यही उत्तल दर्पण, कहीं से भी लाइन आए वो एकत्रित नहीं करेगा, वो फैलाएगा। देखिए उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का दूसरा भाग है। गोलीय दर्पण मतलब एक गोल सतह, इस तरह का एक गोल सतह, ये हो गया। उसमें क्या कर दिया, आधा से काट दीजिए। अगर इधर से पॉलिश कर दिए, बाहर से पॉलिश कर दिया, अंदर से मुंह देखने वाला है तो अवतल हो जाएगा। अगर अंदर से पॉलिश कर दिए, अब बाहर से मुंह देखने वाला है तो उत्तल हो जाएगा। है तो दोनों गोले, दोनों में सी होता है, वक्रता केंद्र होता है। वो केंद्र क्या है, वही गोलीय दर्पण को जो आप बढ़ाइएगा, अभी हम बताएंगे आपको, यहाँ पर बताएंगे। तो गोलीय दर्पण को बढ़ाने पर जहां केंद्र बनेगा वो उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो उत्तल दर्पण को समझिए, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। जैसे इसमें क्या होगा, अंदर से क्या क्या रहेगा,
कलर किया रहेगा। अब बाहर से आप जो है ये जो उगा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग है, वहां पर मुंह देखा जाता है, वहां से आपको कोई भी चीज देखने को मिलेगा। गाड़ी के साइड मिरर को देखिएगा, हल्का सा जो है, हल्का आपको पता नहीं लगेगा, बहुत ही कम उसका कर्वेचर होता है। उत्तल दर्पण लगे होते हैं साइड मिरर में, वो धंसा नहीं होता है, हल्का सा जो होता है ना ऊपर की तरफ होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है और यह किरण को फैलाता है, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपसारी। जो फैलाएगा, किरण उसके पास आया और वो क्या कर दिया? फैला देता है। किरण गया, टकरा करके वो फैला दिया। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको एक फिगर से। यहाँ पर देखिए, ये उत्तल दर्पण है आपका, अंदर से कलर किया हुआ है, ये मुख्य अक्ष है। यहाँ से कोई भी लाइट आएगा तो उसको वो फैलाएगा, यहाँ से कोई भी लाइट आएगा तो उसको वो फैला देगा, यहाँ से भी लाइट आया तो इसको भी क्या कर देगा? ये फैला देगा इस तरह से। तो ये कोई भी किरण को फैला देता है। तो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? बाहर की ओर उभरा हुआ होता है और ये किरण को क्या कर देता है? अपने पास आने वाले किरणों को फैला देता है, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो ये तो दो दर्पण के बारे में आप पढ़ लिए, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को पढ़ लिए। अब दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण का एक सूत्र भी होता है। यहाँ पर देखिए दर्पण सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। दर्पण सूत्र है कि 1/f। ये जो f है ये फोकस नहीं है, ये फोकस की दूरी है, यानी ये हुआ फोकस, ये f क्या है? ये है फोकस। और ये जो छोटा वाला f है, यहाँ पर देखिए छोटा वाला f जो है, इसको आप क्या करिएगा, आपका 720 पिक्सल में जाकर के देखिएगा इस लेक्चर को, क्योंकि वर्ड छोटा होता है, आपको 360 पे फ्रेश से दिखता भी नहीं होगा, तो 720 पे देखिएगा तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये देखिए छोटा वाला f जो होता है वो फोकस दूरी होता है, और बड़ा वाला f जो होता है वो फोकस होता है, वो फोकस बिंदु है। अब फोकस बिंदु से लेकर के पोल यानी अक्ष तक P तक का जो दूरी होता है उसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के अक्ष मेन ध्रुव पर जो तक की दूरी होता है, मुख्य अक्ष के ध्रुव तक जो दूरी होता है उसी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस से लेकर के अंदर P तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो वो है, ये छोटा वाला f है, 1/f फोकस दूरी है, बराबर 1/v। भी यहाँ पर क्या है? वस्तु नहीं, वस्तु की दूरी नहीं, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब जहां बना है वहां उसको कहते हैं 1/v, भी कहते हैं उसको। और उसको क्या करना है? 1 के बट्टा में लेना है, प्लस 1/u, यानी u क्या है यहाँ पर? वस्तु की दूरी दिया रहेगा आपको, वस्तु की दूरी, तो उसको लगाइएगा तो जाकर के आपको दर्पण सूत्र से आपको फोकस दूरी पता लग जाएगा, या प्रतिबिंब की दूरी पता लग जाएगा, या आपको वस्तु की दूरी पता लग जाएगा। जो मांगेगा आपसे, कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा मांग देगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो चिन्ह परिपाटी को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको दिया प्रतिबिंब का, वस्तु का दूरी दे दिया कि अवतल दर्पण में इधर की तरफ है। अभी चिन्ह परिपाटी को पढ़ेंगे तो पहले आप दर्पण सूत्र को याद रखिए कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण का सूत्र है। अगला है आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है किसी भी चीज को आवर्धित कर देना, बढ़ा देना। आप मान लीजिए कि इतना बड़ा ये मार्कर है और इस मार्कर का फिगर अगर किसी मिरर में क्या हो जाए कि इतना बड़ा बन के आया है, तो क्या हो गया? ये आवर्धित हो गया। कितना आवर्धित हो गया? तो देख लेंगे कि कितना बड़ा प्रतिबिंब बना, इतना बड़ा बना तो इसका हाइट कितना है और इसका हाइट कितना है, उसको डिवाइड कर देंगे तो पता लग जाएगा। अच्छा 3 गुना कर दिया, मान लीजिए ये मतलब कि हमारा जो ये है 5 सेंटीमीटर का है मान लीजिए, और उसको कर दिया 15 सेंटीमीटर का, इसका जो प्रतिबिंब बनाया 15 सेंटीमीटर का, तो इसको आवर्धित कर दिया, बड़ा कर दिया। आवर्धित कर देना मतलब बड़ा कर देना। कितना बड़ा कर दिया? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? तो 15, और वस्तु की ऊंचाई कितनी है? तो 5, तो 15/5 यानी 3 आया आवर्धन का वैल्यू, मतलब 3 गुना बढ़ा दिया। तो आवर्धन का मतलब होता है कि कितना बढ़ाया या कितना घटाया, कुछ भी हो सकता है। आवर्धन मतलब बड़ा ही होता है, कितना बढ़ाया, घटाया नहीं। वर्धन मतलब वर्धन है तो बढ़ाएगा ही, तो आवर्धन का मतलब कितना बढ़ाया, इस चीज से पता लगता है। तो यहाँ पर देखिए आवर्धन का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वही हमने आपको अभी बताया। ये है h डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और h मतलब वस्तु की ऊंचाई। और अगर इसको अगर आप लिखिएगा तो गोलीय दर्पण के लिए दर्पण में हो जाता है -v/u, -v/u। तो आप वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी आप बटा वस्तु की दूरी भी माइनस लगा करके करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका आवर्धन का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। ये याद रखिएगा -v/u होता है इसका। तो ये भी याद रखिएगा, मेन कॉन्सेप्ट क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, और उसी को अगर सॉल्व किया जाए तो -v/u यहाँ पर आता है। अब इस दर्पण सूत्र को लगाने के लिए आपको चिन्ह परिपाटी ध्यान रखना है कि वस्तु की दूरी प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे, फोकस दूरी प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे। इसके लिए आपको चिन्ह परिपाटी ध्यान रखना है। कोई भी गोलीय दर्पण हो, चिन्ह परिपाटी को देखिए, अगर कोई भी गोलीय दर्पण हो जिधर से प्रतिबिंब प्रकाश आ रहा हो, मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वस्तु है तो उधर से ही प्रकाश आएगा। तो गोलीय दर्पण पर जिधर से प्रकाश आ रहा हो, जिस दिशा से प्रकाश आ रहा हो, उसी दिशा में अगर नापेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपतित किरण की दिशा,
आपतित प्रकाश की दिशा। तो इस दिशा में अगर कोई भी दूरी को मापेंगे तो क्या होगा, वो प्लस साइन देगा। यहाँ देखिए दाईं ओर दूरी क्या होगा, प्लस होगा, यानी इधर आइएगा तो दाईं ओर दूरी क्या होगा आपका प्लस में होगा। और अगर इसके विपरीत जाइएगा, बाईं ओर जाइएगा, तो वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा। इसलिए अवतल दर्पण में तो प्रकाश इधर से ही आता है और इधर ही सारा का सारा, मान लीजिए अवतल दर्पण है, बाहर से रंगा हुआ है, अंदर की तरफ परावर्तक सतह है, तो अगर सारा का सारा किरण भी इधर से ही आएगा और सारा का सारा पी एफ इधर ही होता है, तो सारा का सारा अवतल दर्पण में हम क्या करते हैं, उधर की तरफ लेने के कारण निगेटिव में साइन आता है। अगर वहां पर फोकस दूरी अवतल दर्पण होगा और वहां पर दर्पण सूत्र लगाइएगा तो फोकस दूरी आपको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव में लेना पड़ता है, माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि फोकस दूरी इधर की तरफ मापेंगे हम, क्योंकि यहाँ होगा एफ और ये होगा हमारा फोकस दूरी। तो क्या हो गया, प्रकाश की किरण आ रही है इधर से, आ जा रहे हैं हम नाप के उधर, तो माइनस में हो जाएगा। और अगर वस्तु ये मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ रखा हुआ है तो वस्तु क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हमको आपको लेना है। यहाँ पर इस इधर अगर मुख्य अक्ष से ऊपर जा रहे हैं तो ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं तो साइन पॉजिटिव लेना है, और मुख्य अक्ष से नीचे जा रहे हैं तो साइन निगेटिव लेना है। तो ये चिन्ह परिपाटी में मात्र 4 चीजों को याद रखना है, जिसमें से मुख्य अक्ष के ऊपर गए तो साइन पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के नीचे गए तो साइन नेगेटिव। ये तो आपको पता है, ऊपर गए तो पॉजिटिव, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव बात है, अगर नीचे गिर रहे हैं तो निगेटिव बात है। और अगर आपतित किरण के अनुसार जिधर से आपतित किरण आ रहा है उधर ही दूरी को माप रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर उसके उल्टा दिशा में दूरी को माप रहे हैं, यानी यहाँ P से मान लीजिए इधर से किरण आ रहा है और इधर आप मार रहे हैं, मतलब कि इधर है F, तो इधर से इधर की दूरी को आप निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि आपतित किरण का दिशा इधर है, हम जा रहे हैं नापते हुए उधर, तो निगेटिव आपको रखना है। तो इस तरह से आप चिन्ह परिपाटी का मतलब समझ गए होंगे। इसी चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप दर्पण सूत्र लगाइएगा, यानी भी यू जो रखिएगा, यू क्या होगा आपका, अगर अवतल दर्पण है तो माइनस में ही रहेगा, क्योंकि उधर की तरफ होता है। वस्तु कहाँ रखते हैं हम लोग अवतल दर्पण में, अगर आपको पता हो तो इधर की तरफ रखते हैं तो माइनस में होगा। तो इस तरह से आप चिन्ह परिपाटी का यूज करते हुए रखिएगा। ये बात समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में समझ गए, दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ गए, आवर्धन के बारे में पढ़ लिए और चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ लिए। अब आपके पास यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है दर्पण के बारे में कुछ पॉइंट समझ लीजिए। यहाँ पर हम दिखा दिए हैं फिगर के द्वारा। ये जो हुआ ये अवतल दर्पण हुआ आपका, ये जो बीच में लाइन होता है उसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष पर यहाँ क्या होता है, ये फोकस है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। यही हम आपको समझा रहे थे। जब आप इसको आगे की तरफ बढ़ाइएगा, इस गोलीय दर्पण को आगे की तरफ बढ़ाइएगा तो इस तरह से गोल बनेगा, गोल बनेगा इस तरह से अगर गोल बनेगा तो यहाँ पर कहीं केंद्र बनेगा उस गोल का। अगर मान लीजिए इस तरह से गोल बना तो यहाँ पर कहीं केंद्र बनेगा कि नहीं बनेगा, इस गोल का केंद्र बनेगा। तो इसी केंद्र को क्या बोलते हैं हम लोग, सी से डिनोट करते हैं, वही वो केंद्र है। अगर इसको बढ़ाइएगा तो यहाँ पर कहीं केंद्र बनेगा, उसी केंद्र को हम सी से डिनोट करते हैं, उसी को कहा जाता है वक्रता केंद्र। यानी इस वक्र जो दर्पण है हमारा, ये जो गोल दर्पण है, वक्र दर्पण है हमारा, उसका वक्रता केंद्र यहाँ पर है। और वक्रता केंद्र से लेकर के यहाँ ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पोल तक की दूरी को क्या कहते हैं, पी से पोल, ये ध्रुव है हमारा, यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्यों, क्योंकि ये आपका केंद्र हुआ, केंद्र से लेकर के यही ना आपका दर्पण है, तो केंद्र से लेकर के किसी भी वृत्त में यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं, यानी त्रिज्या कहते हैं। उसी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे हम। उसी के लिए कैपिटल वाला आर यूज किया गया है, यहाँ पर कैपिटल आर यूज किया गया है इस चीज के लिए। तो वही बात लिखा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ से लेकर के ये हो गया आपका वक्रता त्रिज्या, और पोल तक की दूरी को मतलब कि वक्रता केंद्र से पोल तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसका आधा जो होता है, आधा दूरी जो होता है, उसी को फोकस कहते हैं। यानी एफ जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, क्योंकि आपको पता ही है अगर इसका आधा करेंगे तो r/2 करना पड़ेगा, मतलब r का आधा करना पड़ेगा वक्रता त्रिज्या का। तो वो दूरी क्या होता है, फोकस। अब फोकस से लेकर के पोल की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी, जिसको छोटा f से डिनोट करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र, ये है ध्रुव, ये जो लाइन है आपका ये है मुख्य अक्ष। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस क्या होता है, अब वक्रता केंद्र क्या होता है। 4 चीजें यहाँ पर आपको समझ में आई होगी अच्छे से। तो वक्रता केंद्र से वक्रता ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या और फोकस ध्रुव के बीच में होता है, तो बीच में होता है तो आधा दूरी, आधा दूरी। तो आधा दूरी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वक्रता त्रिज्या का आधा ही करना पड़ेगा। f बराबर r/2, अगर कोना कोनी गुना करिएगा तो r बराबर 2f हो जाएगा, यानी फोकस का 2 गुना करेंगे तो हमको वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा। अगर फोकस दिया है 10 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अपने आप आपको निकाल के रख देना है, वहां पर लिख देना है
कि अगर फोकस दूरी दे दिया 10 सेंटीमीटर तो बोल दीजिएगा कि इसका वक्रता त्रिज्या कितना होगा 20 सेंटीमीटर, यानी सी जो होगा वो 20 सेंटीमीटर पर होगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तीसरा है कि लाइन कैसे कैसे आता है। गोलीय दर्पण में एक लाइन आएगा, अगर अवतल दर्पण है तो लाइन आएगा तो कहाँ जाएगा, तो अगर समानांतर लाइन आया तो फोकस से जाएगा, ये समानांतर आ रहा है तो फोकस से जाएगा। अगर फोकस से आया, यहाँ पर ये देखिए ये वाला लाइन, ये फोकस से आ रहा है, ये फोकस से आया तो समानांतर जाएगा। अगर तीन तरह के होते हैं, ये पहला, ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, ये तीन तरह से लाइन आता है। तीन ही तरह के लाइन का यूज करते हुए आप ये प्रतिबिंब बनाइएगा, अलग अलग जगह पर वस्तु को रखिएगा और प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर जो टेबल बनाया गया है तो तीन ही तरह से लाइन आएगा। एक आएगा समानांतर तो फोकस से जाएगा, या फोकस से आया तो समानांतर जाएगा। अगर वक्रता केंद्र से होते हुए आया तो वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगा। इसी तीन लाइन का यूज करते हुए हम लोग बनाते हैं ये जितने भी प्रतिबिंब बने हुए हैं। हमने फिगर तो नहीं बनाया क्योंकि फिगर बड़ा हो जाता, फिगर आप देख सकते हैं जितने भी फिगर बने होंगे इसी तीन लाइन का यूज करते हुए बनाया हो गया होगा। तो समझ गए होंगे आप लोग। अगला है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। सुनते होंगे वास्तविक बनाता है तो आभासी बनाता है, दोनों में अंतर क्या है। किरणें वास्तव में अगर प्रतिच्छेदित करती है, अगर दो किरण यहां से निकला और यहां से निकला यहां गया और दूसरा किरण यहां से आया यहाँ पे काटा ना, दो वास्तविक किरण अगर आपस में काटती है तो उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। या अगर दो लाइन अगर सीधे वास्तविकता में आकर के यहाँ पे काटता हो तो उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब में किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है। यानी जैसे उत्तल दर्पण है तो क्या करते हैं, उत्तल दर्पण में ये मान लीजिए उत्तल दर्पण है तो ऐसे फिगर, गलती हो गया, रुक जाइए, इसको फिगर बनाने में गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए ये आपका उत्तल दर्पण है तो ऐसे आता है, ऐसे कोई लाइन आया मुख्य अक्ष के समानांतर आया तो ऐसे फैल जाता है, और अगर ये ऐसे आया तो ऐसे फैल जाता है। तो इसी को आप बढ़ा करके यहाँ पर काटते हुए नजर आते हैं, यहाँ पर काटते हैं। तो ये जो यहाँ पर काटते हैं आप, तो ये काटता हुआ प्रतीत हुआ, यहाँ तो कटा तो नहीं एक्चुअल में तो आपका लाइन भाग गया उधर की तरफ, इधर की तरफ। आपने क्या किया, उसको पीछे की तरफ बढ़ाया और यहाँ पर काटते हुए प्रतीत किया। तो प्रतिच्छेदित करती हुई अगर प्रतीत होती है, पीछे की तरफ बढ़ा करके करते हैं तो उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वो वास्तव में बना नहीं है, वहां पे लाइन कटा नहीं है, वो आभासी रूप से कटा है तो उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित करती है, यहाँ किरणें प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती है। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, देखते होंगे ज्यादातर जितना भी समतल दर्पण में आपका वस्तु रखते होंगे एक पोजीशन को छोड़ करके, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर सब जगह उल्टा उल्टा है। ये अवतल दर्पण का प्रतिबिंब है आपका, तो सब जगह उल्टा है। एक जगह को छोड़ करके एक जगह क्या बनता है, सीधा बन जाता है। यहाँ पर एक जगह पर सीधा बन जाता है। तो सारे प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ज्यादातर प्रतिबिंब आपको उल्टा मिलेंगे और आभासी प्रतिबिंब ज्यादातर आपको सीधा मिलेगा। ये भी जो सीधा बना है वो आभासी के कारण बना है। दर्पण एक पोजीशन ऐसा है जहां पर फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो ये पीछे जाकर के बनता है इसका। यहाँ पर अगर वस्तु को रखिएगा तो यहाँ पर जाकर के प्रतिबिंब बनता है। तो बस एक को छोड़ करके सब में उल्टा है, तो इसको भी याद रखना है आपको। अभी हम समझाएंगे इसको, तो ये आप समझ गए, प्रतिबिंब सीधा बनता है। अब अगला देखिए, अगला टेबल दिया है कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को समझिए कैसे कैसे। तो वस्तु को हम रखेंगे अलग अलग पोजीशन पे, क्या करेंगे, हम वस्तु को रखेंगे और उसका प्रतिबिंब देखेंगे कि कहाँ बन रहा है। तो देखिए जैसे जैसे हम वस्तु को पहले दूर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, तो उसका जो तस्वीर बनेगा वो फोकस पे बनेगा। अगर वस्तु अनंत पर है, यहाँ पर इसको देखिए, अगर अनंत पर है तो वो फोकस पर कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। और जैसे जैसे हम इधर की तरफ आएंगे तो प्रतिबिंब जो है उधर की तरफ भागेगा। हम अनंत से जैसे जैसे नजदीक दर्पण की तरफ आएंगे तो प्रतिबिंब दर्पण से अनंत की तरफ भागता हुआ आपको नजर आएगा। हम अनंत पर थे तो इसका इमेज कहाँ बना, फोकस पर। जैसे ही अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम आएंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ भाग जाएगा, फोकस से दूर इधर भाग जाएगा, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनने लगेगा। जैसे ही और नजदीक हम आएंगे, केंद्र पर आएंगे, वक्रता केंद्र पर आएंगे, तो हमारा प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, इसी पर बनने लगेगा, फिर और उधर भाग गया। और जैसे ही हम सी और एफ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आएंगे, तो हमारा प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र से उधर बनने लगेगा। जैसे जैसे हम नजदीक आएंगे हमारा तस्वीर जो है, प्रतिबिंब जो है वो उधर की तरफ भागता जाएगा, दूर भागता जाएगा दर्पण से। तो यहाँ पर देखिए, अनंत पर जब थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना। और सी से परे यानी सी के बीच, सी अनंत और सी के बीच में अगर है तो कहाँ बनेगा, हमारा अनंत और सी के बीच में फोकस पर बना। अब इधर भागेगा तो सी और एफ के बीच में बनेगा। और जैसे ही सी पर आ गए तो सी ए पे बनेगा और इधर भागा, और सी से अंदर आए तो प्रतिबिंब उधर की तरफ भाग जाएगा। तो देखिए, सी से परे आए तो एफ और सी के बीच में बना, सी पर आए तो सी ए पर बन गया और उधर की तरफ भागा,
और सी और एफ के बीच में जब ये आए तो हमारा प्रतिबिंब सी से परे चला गया, यानी सी और अनंत के बीच में चला गया। और जैसे ही हम फोकस पे आए, सी और एफ से फोकस पे आए, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ चला गया? अनंत पर चला गया। सी पर जैसे ही फोकस पर आए तो अनंत पर चला गया। और जब हम पी और एफ के बीच में आए, यहाँ पर आए, तो एक कंडीशन हमारा पी और एफ के बीच में आया तो दर्पण के पीछे बन गया। यही आपको जो है आभासी और सीधा बनता हुआ देख रहे हैं। सीधा इधर वस्तु है तो इधर बना है, आभासी बना है और सीधा बना है, इस तरह से बनता हुआ प्रतीत होता है। तो बस आप ये याद रखिएगा, जैसे जैसे इधर की तरफ आइएगा प्रतिबिंब आपका दूर भागते जाएगा। यानी आप अनंत पर थे तो फोकस पर, जैसे ही अनंत और सी के बीच में आए तो सी और एफ के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, जैसे ही वक्रता केंद्र पर आए तो वक्रता केंद्र पर बना। और जैसे ही वक्रता केंद्र से अंदर घुसे तो हमारा प्रतिबिंब भाग गया सी से परे, यानी वक्रता केंद्र से दूर भाग गया। तो इसको आप याद रखिएगा। अब कैसा बनता है? सब में वास्तविक बनाएगा, उल्टा बनाएगा। सब में जितना यहाँ फोकस तक जितना भी रखिएगा, सब में नीचे बनेगा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा उल्टा और वास्तविक बनेगा। सब में वास्तविक और उल्टा। बस एक जो है फोकस और पोल के बीच में रखिएगा तो उसमें क्या होता है? सीधा बन रहा है और आभासी बनता है। इधर की तरफ तो लाइन जाता नहीं है ना, इधर की तरफ कोई लाइन जाता नहीं। यहाँ पर लाइन आपको कटते हुए प्रतीत होगा, यहाँ पर लाइन आपको कटते हुए फिगर में देखिएगा कि डैश डैश से मिला करके बनाया गया होगा, इसीलिए उसको आभासी कहते हैं, वास्तविक नहीं कहते हैं। और बना कैसा? तो सीधा बना, नीचे लटकता तब ना उल्टा बोलते, सीधा बना। ये था आपका प्रतिबिंब का आकार। अब देखिए जैसे जैसे हम नजदीक की तरफ आने लगेंगे, जैसे जैसे अनंत से हम नजदीक की तरफ आने लगेंगे, प्रतिबिंब का आकार भी हमारा बड़ा होते जाएगा। अगर आप अनंत पे हैं तो आप इतना बड़ा एकदम बिंदु के समान आपका प्रतिबिंब बनेगा। और जैसे ही दर्पण के एकदम नज़दीक आते जाइएगा आपका तस्वीर बड़ा होते जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब हम अनंत पर थे तो हमारा बहुत अत्यधिक छोटा बन रहा था। सी से परे आए, थोड़ा और नज़दीक आए तो छोटा बना, सी पर आए तो थोड़ा समान साइज का बन गया, जितना बड़ा थे उतना ही बड़ा बन गया। और जैसे ही और नज़दीक आए तो बड़ा बनने लगा, और नज़दीक आए तो अत्यधिक बड़ा बन गया। और पी और एफ के बीच में तो वर्धित यानी बड़ा और बड़ा ही बनता है, वर्धित बड़ा मतलब वो भी बड़ा बनता है। लेकिन जैसे ही फोकस पे आए तो आपका अत्यधिक, जैसे जैसे नज़दीक आएंगे प्रतिबिंब का आकार भी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस टेबल को याद रखने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे नज़दीक हम आएंगे हमारा दर्पण का प्रतिबिंब जो है दूर की तरफ जाता रहेगा। अगला है उत्तल दर्पण द्वारा पड़ने प्रतिबिंब। इसमें दो ही केस हैं बस, एक अनंत पर और एक अनंत और पी के बीच में। यानी उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में एक क्या होगा, एक अनंत से आएगा और एक अनंत या पी के बीच में होगा, कहीं पर इसके बीच में रख देंगे। तो देखिए अनंत पर आएगा तो कहाँ बनेगा? फोकस पर ही बनेगा, लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा वो, क्योंकि वो भगा देता है ना लाइन को। क्या करता है, आपने पढ़ा है कि यहाँ पर लाइन को भगा देता है वो, तो पीछे की तरफ दर्पण के पीछे आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो अनंत पर है तो बनेगा फोकस पर ही, यहाँ फोकस होता है इसका, इस फोकस पर जाकर के वो काटता है तो बनेगा आपको फोकस पर, लेकिन दर्पण के पीछे। क्या बनेगा? अनंत पर है तो अत्यधिक छोटा बनेगा, यानी दूर जैसे जैसे किसी भी मिरर के नज़दीक आइएगा आपका फिगर क्या होते जाएगा? बड़ा होते जाएगा। अगर आप अनंत पे हैं तो छोटा बनेगा और वही अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा होगा? तो आभासी, इसमें हमेशा आभासी बनता है क्योंकि ये लाइन को वास्तविक में काटता नहीं है, लाइन को फैला देता है। कन्वर्ज करेगा, अभिसारी करेगा तभी ना जाकर के वो क्या होगा, एक जगह पे कटेगा। ये फैला दिए रहा है तो फैला देगा तो कटेगा ही नहीं, तो हम उसको काटते हुए प्रतीत करते हैं। तो हमेशा इसमें आभासी बनेगा, आपको हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और दूसरा सीधा बनेगा, इस बात को याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा, अवतल दर्पण में हमेशा उल्टा। बस एक कंडीशन को छोड़ के पी और एफ के बीच में होगा तो वहां पर आभासी और सीधा बन जाएगा, बाद बाकी सब में वास्तविक और उल्टा। इसमें कटता नहीं है तो सब में आभासी और सीधा। और अगर अनंत और पी के बीच में आए तो कहाँ बनेगा? पी और एफ के बीच हमारा प्रतिबिंब बनेगा, पी और एफ के बीच दर्पण के पीछे बनेगा, पी और एफ के बीच यहाँ पर कहीं पर भी, और वो भी दर्पण के पीछे बनेगा और छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा नहीं, थोड़ा सा छोटा बनेगा क्योंकि और नजदीक आए हैं, और आभासी और सीधा बनेगा। ये है उत्तल दर्पण में, दो ही कंडीशन है आपका। अब ये अवतल दर्पण, ये जो है अपवर्तन आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पर है प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया। यहाँ पर अगला टॉपिक है अपवर्तन। अपवर्तन में क्या करेगा? टकरा करके वापस नहीं आएगा, उसी माध्यम में घुस जाएगा। रे जो है गया और उसी माध्यम में घुस जाएगा, दूसरे माध्यम में। अगर हवा से गया और पानी है तो पानी में क्या हो गया? पानी से टकरा के वापस नहीं आएगा, उसी माध्यम में घुस जाएगा। तो उसका जो रे ऐसे गया था तो थोड़ा सा उधर भाग जाएगा या इधर नीचे आ जाएगा, मतलब जिस लाइन में गया है उसी लाइन में नहीं रहेगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा दूसरे माध्यम में जाने पर। तो वही देखिए अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो इसकी चाल में परिवर्तन के कारण यह अपने पथ से विचलित हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। ये अपने पथ से, यानी जैसे जिस लाइन में गया है उसी लाइन में नहीं रहेगा, थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा उधर। और चाल में भी परिवर्तन होता है। अगर 3 लाख किलोमीटर का रफ्तार है, अगर हवा में पढ़े होंगे प्रकाश का कितना गति होता है, 3 लाख किलोमीटर है तो पानी में जाने पर घट जाता है।
पानी में जाने पर जितना सघन माध्यम होगा, अगर बाजार जो है आपका, मान लीजिए बाजार में आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो बाजार खाली है, तो आप जितना स्पीड में जाएंगे उतना क्या बाजार में भीड़ लगा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, वहां पर जा पाएंगे। तो खाली में जाएंगे तो हवा क्या होता है, एकदम खाली खाली रहता है। अब पानी में क्या हो गया, भीड़ लग गया समझिए, तो वहां पर उसका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसी के कारण वो क्या हो जाता है, तिरछा मुड़ जाता है, थोड़ा इधर उधर मुड़ जाता है। किधर मुड़ता है, तो ये देखिए दो कंडीशन होता है यहाँ पर। ये आपका एक मीडियम यहाँ पर है, और ये मान लीजिए दूसरा मीडियम है, यहाँ हवा है, मान लीजिए यहाँ से आया, तो ये आपका अविलंब है, ये आपका नॉर्मल इस तरह से इसमें हम डालते हैं। और यहाँ जो है अगर ये इधर चल जाएगा, अगर यहाँ नीचे पानी है तो क्या कहते हैं, ये माध्यम जो है वो क्या है, सघन है, ऊपर विरल है, यानी हवा है तो ऊपर विरल हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। अगर सघन होगा तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, इसको जाना चाहिए था इधर की तरफ, लेकिन ना जा करके ये नॉर्मल की तरफ आ गया। तो ये एंगल हुआ यहाँ पर आर, और ये जो एंगल बनता है इसी को कहते हैं आर। ये हुआ आई, ये हुआ आर। आपतित किरण हमेशा आई होता है, और अपवर्तित किरण से जो बना हुआ एंगल है नॉर्मल के तरफ, नॉर्मल से ही बनाएंगे, इधर नहीं बना देंगे उल्टा, ये जो नॉर्मल है वहीं से बनाएंगे आर। तो ये हुआ आपका आर। और अगर ऊपर सघन होता, नीचे विरल होता, तो ये लाइन जो है अंदर की तरफ ना आके, नॉर्मल की तरफ ना आकर के, अविलंब की तरफ ना आकर के, वो किधर भाग जाता, उसके तरफ, उससे दूर भाग जाता, अविलंब से दूर भाग जाता, वो उधर ना आता। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो विचलित हो जाता है। अब अपवर्तन के नियम क्या है, तो अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अविलंब एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये जो अविलंब है, ये सब एक ही तल में होगा। एक ही तल में होने का मतलब ऐसे आया, ऐसे अगर कोई लाइन आया तो ऐसे ही अगर गया, तो ये सब एक ही लाइन में होंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसे आया और ये जो है ऐसे गया और इधर भाग गया या इधर भाग गया, नहीं, सब एक ही तल में होगा। अगर एक प्लेन डालें तो उसी तल में होगा, ना ही इधर भागेगा ना ही इधर भागेगा। ये आपतन किरण है तो ये अपवर्तित किरण एक ही तल में होगा, इधर उधर नहीं जाएगा वो। इसका कहने का मतलब ये है। तो पहला नियम आप समझ गए। दूसरा नियम है स्नेल का नियम, जिसमें साइन आई बटा साइन आर का होता है, वो कांस्टेंट वैल्यू देता है, मतलब नियत वैल्यू देता है। प्रकाश किसी निश्चित रंग और माध्यम में युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण का साइन आर, इसके साथ आई लगा देंगे, इस एंगल के साथ साइन के साथ आई लगा देंगे और ये एंगल आर के साथ साइन लगा देंगे, या दोनों का जो डिवाइड करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। यही होता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर अनुपात में स्थिर रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। यानी साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट, एक स्थिर वैल्यू देता है हमारा। तो इसी को कहते हैं हम लोग स्नेल का नियम। ये दूसरा अपवर्तन का नियम है। अब दूसरा देखिए अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, अभी हम जस्ट आपको इसके बारे में बताए भी हैं। यह माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात होता है। यानी जो अगर किसी भी चीज़ का अपवर्तनांक आपको निकालना है, अगर पानी का अपवर्तनांक आपको देखना है, तो ऊपर में क्या करिए, हवा में, यानी हवा में या वैक्यूम में, जहाँ पर वैक्यूम होता है, वैक्यूम को मतलब उसका मतलब होता है कि वहाँ पर हवा ववा नहीं है। तो वैक्यूम में क्या करिए आप, प्रकाश का चाल c जिसको कहते हैं, जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, ये है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये मीटर में लिखा हुआ है, अगर किलोमीटर में होता तो 10 के पावर 5 होता, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है इसका रफ्तार c का। ये हमेशा फिक्स रहेगा हवा में। और जिस माध्यम में आप जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उसका उसमें प्रकाश की दूरी हुआ v, उसको यहाँ पर लिखिए। अगर 3 लाख हवा में है, आप पानी में घुस गया, पानी में घुसने पर 2 लाख हो गया उसका रफ्तार, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो 2 लाख नीचे में लिखिए, 3 लाख अब बटा में 2 लाख, कट करके वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा आएगा। इसलिए अपवर्तनांक में जो सघन माध्यम का होता है ज़्यादा ही आता है, अपवर्तनांक 1 से ज़्यादा ही आता ज़्यादातर। हवा का हवा से ही निकाल रहे हैं तो 1 आएगा, हवा का किसी दूसरे माध्यम से निकाल रहे हैं तो हमेशा अपवर्तनांक 1 से ज़्यादा आता है। अपवर्तनांक का मतलब हवा में प्रकाश का स्पीड और नीचे में उस माध्यम में प्रकाश का स्पीड, दोनों को डिवाइड करने पर जो वैल्यू मिलेगा वही होता है आपका अपवर्तनांक। यहाँ पर c क्या है, निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की चाल होती है, जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये है आपका अपवर्तनांक। समझ गए। किसी भी ऑब्जेक्ट का, शीशा का अपवर्तनांक निकालना है तो ऊपर में क्या रखेंगे, हवा का निर्वात में प्रकाश का चाल कितना है 3 लाख किलोमीटर, और नीचे में उस शीशा में जाने पर कैलकुलेट करेंगे कि कितना हुआ। शीशा में जाने पर मान लीजिए कि 1.25 लाख किलोमीटर हो गया या 2 लाख किलोमीटर हो गया, तो 2 लाख किलोमीटर हो गया तो ऊपर में 3 लाख और नीचे में 2 लाख किलोमीटर, डिवाइड करेंगे तो 1 से तो ज़्यादा बार में लगेगा। 2 लाख से 2 लाख नीचे है तो 1 से ज़्यादा ही वैल्यू आएगा। अगर वहाँ 4 होता तो 2 आ जाता, लेकिन 3 है ऊपर और नीचे है 2 तो 1.5 आएगा। कितना आएगा, अगर काटिएगा तो उसको 1.5। अपवर्तनांक का वैल्यू 1 से ज़्यादा ही आपको ज़्यादातर मिलेगा। कांच का, शीशा का 2-4 ठो वैल्यू याद करने के लिए दिया होगा, उसको याद कर लीजिएगा आप। तो अपवर्तनांक का मतलब आप समझ गए होंगे। अगला है गोलीय लेंस। अब देखिए दर्पण भी गोलीय होता है, 2 तरह के होते हैं, और गोलीय लेंस भी होता है।
गोलीय में। देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस, किनारों से पतला और बीच से मोटा, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। ये देखिए ये है गोलीय लेंस। गोलीय लेंस में उत्तल देखिए पतला है ऊपर से और बीच में मोटा है, इसको गोलीय लेंस कहते हैं। और ये क्या करता है, ये भी अभिसारी होता है। अगर ये मुख्य अक्ष के सामने से कोई लाइन आया तो इसको भी ये क्या कर देगा, एक जगह पर ले जा करके मिला देगा, काट देगा। तो ये क्या कर दिया, दो लाइन आ रहा था उसको एक जगह पे मिला दिया, यानी अभिसारी कर दिया, एक जगह पे अभिसारी कर दिया यानी मिला दिया, कन्वर्ज कर दिया, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अब वहीं अवतल लेंस है जो बीच में पतला होता है, देखिए बीच में पतला है और किनारों पर मोटा होता है। ये किनारा पे मोटा है, ये क्या करेगा, ये कोई भी लाइन आएगा तो उसको क्या कर देगा, दूर भगा देगा। ये कोई भी लाइन आया तो ये दूर भगा देता है, तो ये क्या कर देता है, अपसारी लेंस है। ये क्या करता है, अपसारी है यानी फैला देता है। अब लेंस सूत्र को जब पढ़िए, जैसे यहाँ पर दर्पण सूत्र था उसी तरह से यहाँ पर लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र में कोई अंतर नहीं है, यहाँ नीचे में 1/v माइनस 1/u। प्लस वाला में आपको नहीं याद रखना है कि कौन पहले है, 1/v पहले है कि 1/u है। कोई आपको याद आ जाए 1/v प्लस 1/u, कोई भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है। लेकिन माइनस वाला में आपको याद रखना है कि पहले प्रतिबिंब की दूरी 1/v में पहले प्रतिबिंब की दूरी, अब माइनस इसके बाद वस्तु की दूरी, क्योंकि माइनस वाला में आपको याद रखना है ये पहले और ये बाद में। इसमें नहीं याद रखना है, तो प्लस में है कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 2 जोड़ 5 करें या 5 जोड़ 2 करें होगा 7 ही। लेकिन यहाँ पर 2 माइनस 5 करिएगा तो वैल्यू कुछ आएगा, 5 माइनस 2 करिएगा तो वैल्यू कुछ आएगा। इसलिए आपको याद रखना है यहाँ पर अंतर है, पहले प्रतिबिंब की दूरी और माइनस में फिर वस्तु की दूरी। तो ये लेंस सूत्र वही है, बस बीच में माइनस लग गया है। और ये पहले आपको याद रखना है कि 1/v है और बाद में 1/u है। ये आपका दर्पण सूत्र है और लगाइएगा इसको इसी चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अगर इस तरह से आपतित किरण है तो उसी दिशा में प्लस, उसके अपोजिट माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, उस तरह से लगाइएगा आप इसको। अब होता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता का मतलब है यहाँ पर समझिए, कोई लेंस है अगर ये मान लीजिए उत्तल लेंस है, तो ये क्या है, इससे गया और ये क्या कर दिया, लाइन को एक जगह पे मिला दिया। तो ये अगर जाता सीधे, ये अगर नहीं होता लेंस अगर, तो यहाँ पर ये जाता सीधे। छोटा थोड़ा सा बन जा रहा है फिगर, आपको थोड़ा सा बड़ा बना करके हम दिखा रहे हैं। देखिए ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है। यहाँ से अगर कोई लाइन आया तो ये क्या करेगा, उत्तल दर्पण इसको एक जगह पे ले जा करके मिला देगा। तो ये क्या करता, अगर लेंस नहीं होता तो ये तो सीधे चला जाता, और अगर लेंस था तो वो क्या कर दिया, इसको मोड़ दिया। तो कितना से मोड़ दिया, तो एंगल अल्फा से मान लीजिए मोड़ दिया, एंगल अल्फा से मोड़ दिया। तो एंगल अल्फा से मोड़ दिया, जितना ज़्यादा मोड़ेगा, यही मोड़ने का पावर इसका क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता। जितना मोड़ पाएगा ना उसी को कहते हैं लेंस की क्षमता। तो जितना ज़्यादा मोड़ पाएगा उतनी ज़्यादा क्षमता, तो मोड़ने वाले को ही क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यहाँ तो बस फॉर्मूला को ही लिख दिया है डेफिनेशन में कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम यानी 1/f। फोकस दूरी का उल्टा क्या होता है, क्षमता होता है। लेकिन आपको हम मतलब समझा दिए कि जितना मोड़ेगा उसी को कहते हैं क्षमता। और क्षमता यानी पावर, पी से पावर, पावर का मतलब होता है 1/f। पावर यानी क्षमता का मतलब होता है 1/f। एफ क्या है, यहाँ फोकस दूरी है, छोटका एफ है, छोटका एफ का मतलब फोकस दूरी है। और इसका ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश की लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं, तो डायोप्टर में मापते हैं। अगर फॉर्मूला पूछ दिया तो पावर बराबर 1/f यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। ये हो गया, आपको ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब हो गया उत्तल लेंस पे बने हुए प्रतिबिंब, अब कहाँ पर रखेंगे और कहाँ पर बनेगा, तो वही वाली बात है। यहाँ पर क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि 2 को फोकस दूरी होता है। मान लीजिए ये आपका उत्तल लेंस है, तो यहाँ पर होगा f1 और यहाँ पर होगा f2, दोनों तरफ होता है। यहाँ पर होगा 2f1 और इधर होगा 2f2। तो वही वाली बात है, इसमें भी वही बात है, सेम स्थिति याद रखना है कि प्रतिबिंब अगर दूर रहेगा तो बनेगा फोकस पर, और जैसे जैसे नज़दीक आएंगे फिर दूर होता चला जाएगा प्रतिबिंब। अगर यहाँ से आया, अगर अनंत से आया तो वो बनेगा फोकस पर, और जैसे जैसे हम नज़दीक आते जाएंगे वस्तु को लेकर के, ये भी दूर भागता चला जाएगा। देखिए अनंत पर आया तो f2 पर बना, यानी यहाँ से आया तो यहाँ पर जाकर के बना, यहाँ से आया तो यहाँ पर जाकर के बना। और जैसे ही और नज़दीक आएंगे 2f1 से परे, यानी 2f1 से परे का मतलब क्या, अनंत और 2f1 के बीच में, तो आपका क्या होगा, ये वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कहाँ चला जाएगा, और दूर चला जाएगा। यहाँ देखिए जैसे जैसे नज़दीक आएंगे और दूर, यानी f2 और 2f2 के बीच में, f2 और 2f2 के बीच में यहाँ पर पहले बना यहाँ, और जैसे ही और नज़दीक आए 2f1 के पास आए हम, तो क्या हो गया, हमारा वस्तु का प्रतिबिंब और दूर चला गया। और जैसे नज़दीक आएंगे 2f1 पर आएंगे तो और दूर चला जाएगा 2f2 पर। यहाँ पर देखिए 2f1 पे आए तो 2f2 पर चला गया। और नज़दीक आएंगे, अगर 2f1 और f1 के बीच में आएंगे, f1 तथा 2f1 के बीच में आएंगे, तो हमारा 2f2 से परे भाग जाएगा और दूर, यहाँ पर बन गया था, और इसके बाद इससे दूर भाग जाएगा, इधर बन जाएगा और उधर बन जाएगा। तो देखिए 2f2 से परे हो गया और बीच में आए तो,
आप फोकस दूरी पर जैसे F1 पर आएंगे तो भाग जाएगा अनंत पर, ये भाग गया अनंत पर। जैसे जैसे बशर्ते कि इधर बनता है प्रतिबिंब, लेकिन जैसे जैसे आप नजदीक आइएगा प्रतिबिंब भी दूर चला जाता है। अवतल दर्पण में ये था, जैसे जैसे आप नजदीक जा रहे हैं उसमें भी दूर जा रहा था, लेकिन इधर ही की तरफ जा रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि उधर की तरफ दूर भागते जाता है, लेकिन भागेगा दूर। इस बात को याद रखिएगा, अगर ये टेबल नहीं याद हो रहा है तो इसी तरह से याद रखिएगा कि फोकस पर तो अनंत पर, अगर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच तो इस तरह से फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। इसको दिमाग में बिठाइएगा। जैसे जैसे नजदीक जाइएगा प्रतिबिंब वैसे वैसे दूर भागेगा। दर्पण में और लेंस में भी जैसे जैसे आप नजदीक जाइएगा फोकस का प्रतिबिंब जो है उधर की तरफ दूर भागता जाएगा, इधर की तरफ दूर भागता जाएगा। वही है, अगर F1 और 0 यानी यहाँ पर केंद्र के बीच में आए, यहाँ पर आए तो आपका बिंब की ओर ही बन जाएगा। यहीं पर कहीं बन जाता है, यहीं पर आप देखिएगा लेंस का लाइन वाला में। और कैसा बनेगा तो इसमें भी वही है, जैसे जैसे आप नज़दीक आइएगा प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे लेंस के नज़दीक आइएगा प्रतिबिंब आपका बड़ा होता जाएगा, और जैसे जैसे दूर जाइएगा प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा। आपने कभी वो वाला गोलकी वाला जो होता है प्रकाल बॉक्स में देता है, वो वाला लगा करके देखिएगा। जैसे जैसे नज़दीक जाइएगा अक्षर के नज़दीक जाइएगा तो अक्षर बड़ा होता जाएगा। लेंस लेकर के जैसे जैसे अक्षर के नज़दीक जाइएगा तो अक्षर का साइज आपको दिखेगा कि बड़ा होते जा रहा है, और जैसे जैसे लेंस को दूर लाइएगा तो अक्षर का साइज छोटा हो जाएगा। मतलब ये है कि वस्तु को जितना लेंस के नज़दीक ले जाइएगा, वस्तु को जितना लेंस के नज़दीक ले जाइएगा तो प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, उतना बड़ा होता जाएगा। अगर लेंस दूर है तो प्रतिबिंब एकदम छोटा बनेगा, अगर लेंस आपका दूर में है तो प्रतिबिंब छोटा। जैसे जैसे लेंस नज़दीक जा रहा है यानी वस्तु नज़दीक आ रहा है, लेंस नज़दीक जाए या वस्तु नज़दीक आए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे वस्तु नज़दीक में जाएगा प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो अत्यधिक छोटा है तो थोड़ा बड़ा होगा तो छोटा, अगर छोटा है उससे बड़ा हुआ तो समान आकार का हो गया, फिर उसे नज़दीक आए तो बड़ा हो गया, और उसे भी नज़दीक आए तो अत्यधिक बड़ा हो गया। देख लीजिए आप, सब सिस्टम मिला हुआ है, फिर बड़ा हो गया। और इसमें क्या होगा तो सब में देखिए यहाँ पर वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, और यहाँ पर एक जगह पर आभासी और उल्टा, और यहाँ पर एक जगह पर आभासी और सीधा, यहाँ बन जाता है ना। F1 और 0 के बीच में होता है, यहीं बन जाता है। तो ये क्या बनता है, आभासी बनता है, लाइन को मिलाते हुए नजदीक यहाँ आता है, और सीधा भी बनता है। यहाँ पर मान लीजिए प्रतिबिंब है तो यहीं पर बनता है आपको, तो आभासी और सीधा बनता हुआ नजर आता है यहाँ पर। ये हो गया उत्तल लेंस का। बस एक बात को आप ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे वस्तु नजदीक जाएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर भागता चला जाएगा, और जैसे जैसे वस्तु नज़दीक जाएगा प्रतिबिंब का साइज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया उत्तल दर्पण के कहाँ कहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर क्या था, अवतल दर्पण में ज़्यादा था, 6 पोजीशन पर रखते थे। अवतल दर्पण में अवतल में रखते थे तो 6 गो पोजीशन बनता था, और यहाँ उत्तल लेंस में उत्तल में रखेंगे तो 6 गो पोजीशन बनेगा। बस यहाँ पर अवतल में थोड़ा बड़ा टेबल है, यहाँ उत्तल में थोड़ा बड़ा टेबल है, ये याद रखिएगा। यहाँ उत्तल में 2 गो कंडीशन है, उत्तल दर्पण में 2 गो कंडीशन है यहाँ, लेकिन अवतल लेंस में भी 2 गो कंडीशन है, यहाँ छोटा है। तो देखिए अवतल लेंस पे बने प्रतिबिंब तो 2 ही कंडीशन है, एक अनंत पर या अनंत या ओ के बीच में, एक रखिए अवतल दर्पण अगर होगा, इसको अवतल मान लीजिए, यहाँ पर फैला दीजिए इस तरह से अवतल मान लीजिए, तो एक होगा अवतल यहाँ पर अनंत पर, एक होगा अनंत और ओ के बीच में। तो अनंत पर होगा तो फोकस पे बनेगा, हमेशा याद रखिएगा। कहीं पर भी अगर अनंत पर वस्तु हुआ तो कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पर। और कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, दूर में है तो अत्यधिक छोटा बनेगा, और आभासी और सीधा बनेगा। अगर तो ओ के बीच में आया तो फोकस और ओ के बीच में बनेगा, और अत्यधिक छोटा से क्या हो जाएगा, छोटा थोड़ा बड़ा हो गया। छोटा है लेकिन अत्यधिक छोटा से तो थोड़ा बड़ा ही हुआ है। आभासी और सीधा, ये दोनों में आभासी और सीधा याद रखिएगा। तो यहाँ पर अवतल लेंस में 2 गो कंडीशन होता है, उत्तल लेंस में 6 गो कंडीशन। यहाँ अवतल दर्पण में 6 गो कंडीशन, उत्तल दर्पण में 2 गो कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर समतल दर्पण का प्रतिबिंब हम यहाँ पर नहीं लिखे थे कि हमको लगा कि जगह नहीं बचेगा, इसलिए समतल दर्पण का पढ़ लीजिए। यही आपको पहले वहाँ पर पढ़ना था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पहले गोलीय दर्पण पढ़ लिए हम लोग, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ लिए। अब जो है हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ ले रहे हैं। इसमें क्या होता है, हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। यहाँ पे मान लीजिए समतल दर्पण है तो ये हमेशा आभासी और सीधा बनेगा, आपका टेढ़ा मुंह नहीं बनेगा, उसमें उल्टा मुंह नहीं दिखेगा आपको। जैसे आप खड़ा हुए हैं वैसा ही आपका मुंह दिखेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनेगा हमेशा, जितना बड़ा आपका चेहरा है उतना ही बड़ा वो दिखाएगा, छोटा नहीं करके दिखाएगा या बड़ा करके। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जितना वस्तु होता है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे जितना वस्तु दर्पण से दूर होता है। आप जितना दूर रहिएगा प्रतिबिंब आपका दर्पण में उतना पीछे जा करके, उतना दूरी जा करके बनाएगा, उतना दूर में आप देखिएगा। जैसे जैसे दूर होता जाएगा प्रतिबिंब भी आपका दूर भागते जाएगा। और अगला है कि पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है। ये प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, यानी वहां पर जो बनेगा आपका थोड़ा पार्श्व परिवर्तित का मतलब क्या है, आपका दाहिना हाथ इधर है ना तो वो क्या हो जाएगा, उसका दाहिना उधर हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। आपका दाहिना इधर है तो उसका दाहिना उधर हो जाएगा, थोड़ा सा पार्श्व परिवर्तित हो जाता है। उसका दाहिना आपके बाएं तरफ हो जाएगा। आप यहाँ पे खड़ा होइएगा तो उसका दाहिना आपके बाएं की तरफ हो जाएगा, क्योंकि वो इस तरह का फोटो बनाता है।
तो अब क्या हो गया, आपका दहिना चल गया उसके बाएं तरफ, आपका बायां आ गया उसके हमारे दाएं तरफ, ये इस तरह से। तो आप समझ सकते हैं पार्श्व परिवर्तन का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो उसको समझ जाइएगा। मतलब यहाँ पर दहिना उसका बायां बनेगा, आपका बायां उसका दहिना बनेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यही कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आता है। इस शॉर्ट नोट्स को आप लिख लीजिए और इसी को बार बार करिए, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। ज़्यादा भटकिएगा तो जो आता है वो भी याद नहीं रहेगा और क्या हो जाएगा, भटक के आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। बस इसी को बार बार रिवाइज करिए, इतना अगर आपके दिमाग में है तो यकीन मानिए एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आजकल वो नोट्स PDF बड़े बड़े वो मटेरियल मिलाने के चक्कर में नहीं रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स से कुछ नहीं होना है। आपको शॉर्ट नोट्स, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, वही आपको सफलता दिलाएगा और अच्छा से अच्छा मार्क दिलाएगा। तो चलिए, आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।